फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा वर्मा एंड वेलकम टू ट्यूटर्स हब। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इससे पहले हमने वीडियोस में डिस्कस की थी लर्निंग थ्योरीज के बारे में, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे वो पहले वो देखें, फिर आज यहाँ से कंटिन्यू करें। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और कि अगर आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ हम डेली क्विजेस कराते हैं, तो आपका एज ए रिवीजन भी चलता रहेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब जो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इसमें दो वर्ड है, पहला है ब्लूम, दूसरा है टैक्सोनॉमी। ब्लूम से मतलब है बेंजामिन ब्लूम, ठीक है। कौन थे ये? बेंजामिन ब्लूम। और हम टैक्सोनॉमी देखें तो ये ग्रीक वर्ड टैक्सी से लिया गया है, ठीक है। ग्रीक वर्ड टैक्सी से लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन। तो ये जो बेंजामिन ब्लूम थे, ये एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इनका आप ये भी लिखते जाइए डेट, ठीक है, 1913 से 1999 तक। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने कुछ जो क्लासिफिकेशन किया है वो लर्निंग का किया है, ठीक है। तो किसके? इन्होंने लर्निंग के डोमेन्स के बारे में बात की है, ठीक है। लर्निंग के डोमेन्स के बारे में बात की है। इसको और भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, या फिर सिंपल आप इसको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं, मतलब अधिगम के क्षेत्र, ठीक है। इसको आप हिंदी में लिख लीजिए, अधिगम के क्षेत्र। अगर हम बिहेवियरल की बात करें तो व्यवहारिक, इसमें क्या होगा? व्यवहारिक वर्गीकरण है यहाँ पे अधिगम का, ठीक है। तो इन्होंने 3 डोमेन्स की मेनली बात की है, लर्निंग के 3 डोमेन्स की बात की है। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। अगर आप हिंदी में बात करें तो कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक हो जाएगा। अफेक्टिव की बात करें तो हो जाएगा गत्यात्मक, और ये साइकोमोटर का होता है मनोगतिक। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर गलत लिख गया, ये भावात्मक है, ठीक है, भावात्मक। तो कॉग्निटिव मीन्स आपके संज्ञान, मतलब आपकी मेंटल स्किल से रिलेटेड, मतलब जो भी चीज़ आपकी ब्रेन से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें। तो इसमें क्या आ जाएगा? ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें या फिर आपकी सारी मेंटल स्किल्स, ठीक है। अगर हम अफेक्टिव की बात करें तो इसमें सारे इमोशंस और फीलिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये इमोशन से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर हम साइकोमोटर की बात करें तो ये आपके डूइंग एस्पेक्ट है, डूइंग से रिलेटेड है, मतलब, ठीक है, करना, मतलब इसमें, ठीक है। साइकोमोटर के पहले क्या नाम था? एक और नाम था इसका कोनेटिव। पहले इसको कोनेटिव बोला जाता था, ठीक है। साइकोमोटर बोल सकते हैं आप इसको। इसका एक और नाम है परफॉर्मेंस, ठीक है। अच्छा, इन तीनों चीज़ों की बात जो है मॉन्टेसरी या फिर आप गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन है उसमें भी कहा गया है। इसको 3H बोलते हैं, ठीक है। 3H 3H का मतलब क्या है? एक है हैंड, जो डूइंग से रिलेटेड है,
हार्ट जो कि आपके भावनात्मक एस्पेक्ट से रिलेटेड है, हैंड, हेड, सेकंड है हेड जो आपके मेंटल स्किल्स, आपके ब्रेन से रिलेटेड है। तीसरा है हार्ट जो आपकी इमोशन से रिलेटेड है। इसकी बात किसने की है? मॉन्टेसरी ने भी की है, ठीक है, और गांधी जी ने भी की है। तो इसको क्या बोलते हैं? 3H। चलिए, इसमें से अगर आप देखें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये कॉग्निटिव डोमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम बात करें तो कुछ सब डोमेन्स भी हैं। कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करें तो इसके 6 सब डोमेन है, अफेक्टिव के 5 सब डोमेन है और साइकोमोटर के 6 सब डोमेन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो कॉग्निटिव डोमेन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। और ये जो आपके डोमेन्स है ये एक हायरार्किकल वे में है, ठीक है, मतलब टफ, ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे चीज़ें टफ होती जाएंगी, ठीक है। तो ये कैसे में है? ये हायरार्किकल है, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो वर्गीकरण इन्होंने किया था, ठीक है, ये 1956 में किया था वर्गीकरण, ठीक है। तो पहला है, हमने देखा कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन मतलब संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष। तो ये किससे रिलेटेड है? आपकी मेंटल स्किल से रिलेटेड है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान जो आप प्राप्त करते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। आप ब्रॉडली अगर इसको कहें तो आपकी मेनली थिंकिंग से रिलेटेड है, आप थिंकिंग में कहीं ना कहीं बेहतर बनते हैं, ठीक है। तो आपकी ये मेंटल स्किल से रिलेटेड है या फिर आप कह लीजिए कि ये थिंकिंग से रिलेटेड है। तो इसमें 1956 में जो दिया गया था, ठीक है, ये 1956 है और 2001 में इसको रिवाइज किया गया। तो ये हमने आपको बताया कि ये हायरार्किकल है, ठीक है। क्या है ये? हायरार्किकल वे में है। इसके मैंने बताया आपको कि 6 सब डोमेन्स है। तो ये है 1956 का, ठीक है, और ये है 2001 का, ठीक है। तो अगर हम देखें 1956 में तो 6 हैं सब डिविजन्स इसके, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो पहला है नॉलेज, ठीक है। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, चौथा है एनालिसिस, पांचवा है सिंथेसिस और छठवा जो लास्ट है वो है इवैल्यूएशन। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको 3 लेवल्स दिख रहे होंगे और उसके ऊपर ये जो नेक्स्ट हैं 3 लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे के 3 लेवल्स हैं इसमें लो लेवल ऑफ थिंकिंग लगती है, ठीक है, लो लेवल ऑफ थिंकिंग लगती है। और जैसे ही जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पे हाई ऑर्डर थिंकिंग लगती है, ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग लगती है, जिसको आप हॉट्स बोलते हैं। आपने देखा होगा बुक्स में हॉट्स इंक्लूड करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये वाली थिंकिंग आपकी यूज़ करें आप, इसलिए ये हाई ऑर्डर थिंकिंग यहाँ पे यूज़ होती है। अब भाई जब ये 1956 में दिया था तो ये नाउन थे यहाँ पे, ठीक है, ये आपके सारे नाउन हैं। बट जब इसको 2001 में रिवाइज किया तो इसको वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। वर्ब मीन्स एक्शंस में कन्वर्ट कर दिया गया इसको, ठीक है, एक्शंस में। तो यहाँ पे नॉलेज को बोला रिमेम्बरिंग, फिर इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन को बोला अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को इन्होंने बोल दिया अप्लाइंग, ठीक है, ये एक्शंस में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। फिर ये हो गया एनालाइजिंग। फिर एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस की है, जो इवैल्यूएशन था ना इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया गया, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे था बट यहाँ पे क्या कर दिया, इसको उठा के यहाँ कर दिया गया, ठीक है। ये इवैल्यूएट यहाँ आ गया, इवैल्यूएशन यहाँ था, इवैल्यूएटिंग हो गया ये। और लास्ट में जो सिंथेसिस था ना इसका नाम चेंज करके यहाँ पे इसको कर दिया क्रिएटिंग। तो ये मेजर डिफरेंस है
कि यहाँ पे नाउन थे, यहाँ पे वर्ब थे, यहाँ पर इवैल्यूएशन सबसे टॉप पे था, यहाँ पे क्रिएटिंग को है सबसे ऊपर रख दिया गया। तो नॉलेज मतलब आप सिंपल क्या बोलेंगे, ज्ञान, ठीक है। ज्ञान मतलब सिर्फ ये जो नॉलेज है ये रूट मेमोराइजेशन को प्रमोट करता है, रट्टाफिकेशन बोलते हैं ना उसको। जैसे कुछ बच्चे होंगे, आपने देखा होगा, चीज़ों को समझते नहीं, सिर्फ रट लेते हैं, उन्हें लगता है कि रट के वो पास हो जाएंगे, बट आजकल ऐसा नहीं होता है। तो पहला क्या है, नॉलेज। जैसे आपने बच्चे को 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 ये रटा दिया, या कोई डेफिनेशन है, जैसे सॉलिड की डेफिनेशन बच्चों को आपने याद करा दी, बच्चे ने याद तो कर ली बट उसको अभी समझ में नहीं आया। तो पहला क्या है, बच्चे को आपने कुछ बताया, उसने बस उसको याद कर लिया, ठीक है, समझा नहीं। सेकंड है कॉम्प्रीहेंशन। अब भाई जो बच्चे ने समझा, जैसे आपने उसको टेबल बताई या आपने उसको सॉलिड बताया, तो वो समझेगा कि हाँ सॉलिड क्या है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है। जब उसने उस चीज़ को समझा तो वो क्या है, कॉम्प्रीहेंशन। उसने चीज़ों को समझा, फिर अपने शब्दों में लिखा, तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी, कॉम्प्रीहेंशन में आएंगी, ठीक है। अब क्या है, एप्लीकेशन। भाई जो कुछ भी उसने समझा, जो कुछ भी उसने सीखा, उसको नई सिचुएशन में या फिर डेली लाइफ में यूज कर सके। जैसे बच्चे को आपने टेबल सिखाई, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अब भाई क्या हुआ, एग्जाम में उसको कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, मान लीजिए ऐसे लिख के आया कि 24 × 2, तो यहाँ वो फटाक से टेबल का यूज करेगा कि 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, फटाक से आंसर निकाल। तो यहाँ पे वो बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे वो चीज जो भी उसने समझी उसको क्या कर रहा है, अप्लाई कर पा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि हर स्टेप में उसकी थिंकिंग क्या हो रही है, बेहतर हो रही है, ठीक है, हर स्टेप में उसकी थिंकिंग बेहतर हो रही है। तो यहाँ पे लो लेवल ऑफ थिंकिंग थी। अब जो ऊपर ये 3 है उसमें क्या है, हाई लेवल ऑफ थिंकिंग लगती है, ठीक है। तो अब क्या आएगा, एनालिसिस, इसको बोलते हैं विश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण, विश्लेषण मतलब क्या होता है, जब आप चीज़ों को तोड़ के देख पाते हैं। आपने चीज़ों का ज्ञान लिया, आपने चीज़ों को समझा, उनको अप्लाई किया। अब आप इतने महारत हो गए, हासिल कर लिया आपने कि आप चीज़ों को तोड़ तोड़ के देख पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, तो उसके बाद वो क्या करेगा, चीज़ों को तोड़ के देखेगा, भाई मैंने एग्जाम मैं क्यों नहीं क्लियर कर पाया, मेरा टाइम मैनेजमेंट सही था, मैंने सिलेबस ढंग से नहीं देखा था, या मैंने ये वाली बुक्स नहीं पढ़ी थी। तो वो चीज़ों को तोड़ तोड़ के देख पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एनालाइज कर पा रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, आपके सामने उसने 10 वैरायटी के कपड़े रख दिए, आप देखेंगे इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, इसका कपड़ा अच्छा है, तो वहाँ पे आप चीज़ों को तोड़ तोड़ के फाइनली आप एक बेस्ट चीज़ उसमें से उठा लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, इस पर आप एनालिसिस का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस। ये जस्ट अपोजिट है, एनालिसिस का जस्ट अपोजिट है, इसको बोलते हैं संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण। जब आप चीज़ों को जोड़ के देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्वेश्चन लेकर आओ एप्लीकेशन बेस्ड, खुद क्वेश्चन बना के लेके आओ एप्लीकेशन बेस्ड, तो तब आपको समझ में आएगा ये चीज़ कितनी मुश्किल है। आप सिंथेसिस तभी कर पाएंगे, आप कोई चीज़ क्रिएट नई तभी कर पाएंगे जब आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी, है ना, चीज़ों के बारे में आपको समझ होगी, आप एप्लीकेशन भी जानते होंगे, आप एनालिसिस, तब आप सिंथेसिस कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपकी बुक में पीछे समरी टाइप की भी दी रहती है ना, तो वही चीज़ है कि सिंथेसिस में कुछ भी आप क्या कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैं कोई एक रिसर्च कर रही हूँ, तो उस रिसर्च से जो भी एक प्रोडक्ट आना चाहिए, वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो नया हो और यूजफुल भी हो। तो कुछ नया क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। लास्ट यहाँ पर आता है इवैल्यूएशन। अगर हम 1956 को देखें तो यहाँ पर इवैल्यूएशन टॉप पर है, बट अगर हम यहाँ पे देखें 2001, यहाँ पे क्रिएटिंग, मतलब जो आप कुछ नया बनाते हैं, ये चीज़ सबसे टॉप, इसमें सबसे ज़्यादा थिंकिंग लगती है। यहाँ पर एकदम वही आएगा जो एकदम अपनी फील्ड में क्या होगा, महारथी होगा, वही चीज़ वही यहाँ पर आ सकता है। अब यहाँ बताया गया इवैल्यूएशन, आप क्या है, ये मूल्यांकन। जैसे आप किसी क्लास में हैं, आपके पेपर होते हैं, एग्जाम्स होते हैं फाइनल ईयर के, तो वो क्या होते हैं, वो इवैल्यूएशन के लिए होते हैं, वो मूल्यांकन के लिए होते हैं साल के एंड में, कि भाई आपको आगे क्लास में प्रमोट किया जाए या नहीं किया जाए। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने देखा हो इंडियन आइडल, तो उसमें जो जजेस आते हैं वो किस लिए होते हैं, इवैल्यूएशन के लिए होते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में क्या होते हैं, उन्होंने महारत हासिल करी होती है, तभी वो जज करेंगे आपको और बताएंगे नहीं भाई यहाँ ये सुर सही नहीं है, यहाँ ये सुर नहीं है, तुमने ऐसा गलत गाया। तो वो क्या चीज़ होती है, वो इवैल्यूएशन होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कॉग्निटिव डोमेन, जहाँ पर हमने देखा कि स्किल्स जो यहाँ पर हॉट्स लिखा है, आजकल ये ज़्यादा इंक्लूड करते हैं बुक्स में, एनसीईआरटीज में भी। क्यों? ताकि यहाँ पे जो हाई लेवल ऑफ थिंकिंग बच्चे यूज़ कर पाएँ, ठीक है। और
ये हुआ हमारा कॉग्निटिव डोमेन। इसमें दो चीज़ें और हैं जिनके 5 और 6 जो हम एक अफेक्टिव डोमेन की बात करें उसमें 5 सब डोमेन्स हैं और साइकोमोटर में 6 सब डोमेन्स हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये था इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। उसके 5 और 6 सब डोमेन्स हैं। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियोज़ लाऊंगी, बट अभी फाइनली आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिए, हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए।